जोहार दोस्तों। मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं अबुआ झारखंड में। हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में झारखंड जीके की क्लास कराई जा रही है, जो कि किसी भी झारखंड के, चाहे वो जेपीएससी ले रही हो या फिर जेएसएससी ले रही हो, कोई भी एग्ज़ाम ले रही हो, इन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं अभी जो है टॉपिक कवर जो करा रहा हूँ वो पूरा पूरा पीटी जेपीएससी, जो 40th जेपीएससी है उसके पीटी सिलेबस पे बेस्ड है। और ये मेरा आज का 14वां क्लास है होगा, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ओके, ये हमारे झारखंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये भूमि संबंधी कानून है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। और इससे आपको मैंने बताया था कि टोटल 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल अगर मार्क्स देखें तो 10 मार्क्स केवल सीएनटी से पूछे जाते हैं। इसमें बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर भले ही हो, लेकिन ये 10 मार्क्स उठाना थोड़ा यहाँ आसान है। अगर आप 10 मार्क्स नहीं उठा पाएंगे तो 8 मार्क्स तो श्योर शॉर्ट उठा लेंगे। ठीक है, तो पूरा क्लास देखिएगा। आज के क्लास में हम लोग 2 चैप्टर का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। राइट, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। और उसके पहले मैं जस्ट कहना चाहता हूँ कि मेरा जो अबुआ झारखंड चैनल है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। कमेंट ज़रूर करके बताइए कि क्या और मुझे करना चाहिए। उसके बाद आप अगर यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम लोग सबसे पहले छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। वैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बहुत सारी जानकारियाँ दिया हूँ। 1869 के बारे में भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। ठीक है, वहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा इसके पिछले क्लास में। राइट, यहाँ पर हमें जो देखना है वो देखना है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 कैसे बना था। बैकग्राउंड जस्ट बता रहा हूँ। वैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट आप सभी को पहले ही बता रखा है। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जो आपका 1895 से 1900 में आपका मुंडा उलगुलान हुआ था। याद है, मुंडा उलगुलान हमारे बिरसा भगवान उनके द्वारा चलाया गया था ये। और ये पूरा पूरा अंग्रेज़ों का पोल खोल के रख देता है कि यहाँ के जनजातियों को क्या चाहिए और नहीं चाहिए। और उसके भूमि पर अधिकार अगर आप लोग कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत भयंकर लोगों के बीच में फेमस हो जाते हैं और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर देते हैं बहुत ही कम एज में। राइट, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और रांची वाले इलाके में खासकर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो फिर 1902 ईस्वी में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था। छोटा नागपुर के कमिश्नर फॉरवेश, ठीक है, फॉरवेश कौन है, छोटा नागपुर के कमिश्नर फॉरवेश, ये कमिश्नर है। ठीक है, कमिश्नर, इसने 2 आदमियों को नियुक्त किया। इसका नाम था लिस्टर और दूसरा नाम है जॉन रीड। जॉन रीड, ओके। इन दोनों के द्वारा इस पूरे एरिया में, रांची वाले इलाके में, ठीक है, रांची उस टाइम बोल के नहीं था, लेकिन उस वाला इलाका अभी आप समझिए, उस वाले इलाके में ये पूरा पूरा जो है जमीनों का बंदोबस्ती करना शुरू किया। जमीनों को खेवट और खतियान बनाना शुरू किया। ठीक है, यानी कि उसका सर्वे करना शुरू कर दिया कि कौन सा ज़मीन किसका है और पुराने अधिकार किसका था, उसको वापस लौटाना शुरू कर दिया। राइट, यहाँ पर। और उसी टाइम पे 1903 में क्या होता है, 1903 में आपका मुंडारी खुटकटीदारी भूमि जो होती है, मुंडारी खुट कट्टी
दारी भूमि मतलब समझ में आया, जो हमारे मुंडा भाइयों के द्वारा जंगल साफ करके बनाई गई खेत युक्त भूमि है। ओके, उन भूमियों का यहाँ पर मान्यता दे दी गई, मुंडारी खुटकट्टीदारी प्रथा प्रथा को मान्यता दे दी गई 1903 में। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद आपको मैं ये बताया था कि इसका प्रारूप बनाने के लिए इसमें बहुत सारे सर्वे किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें सर्वे में लगे हुए रहते हैं, सबका नाम जानना जरूरी नहीं है। जो नाम आपको जानना है वो ये याद रखिएगा कि एक हमारे बाबू राखलदास थे, राखलदास हल्दर, जिनका नाम मैंने बताया था। और इसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए, सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए नाम यहाँ पर जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपका फादर हॉपमैन का। ठीक है, फादर हॉपमैन। देखिए अंग्रेजों के समय था तो ये इसी का नाम लेंगे। वैसे तो बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर हमारे इंडियन भी थे जिन लोगों ने यहाँ पर सर्वे किया था, उसमें बाबू राखल दास भी थे। ठीक है, अदर बहुत सारे ऑफिसर्स इसके बीच में लगे हुए थे। अच्छा, ये फादर हॉपमैन कौन है? फादर हॉपमैन को बेसिकली हमारा जो बिरसा मुंडा जी थे, उन्होंने इस पे आक्रमण किया था, तीर धनुष से इसको मारने का प्रयास किया था सर्वदा मिशन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट में ये थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें टोटल खर्च कितना हुआ था। उस टाइम का बात किया जाए तो 16 लाख रुपए खर्च हुआ था। ठीक है, 16 लाख खर्च हुआ था। उसके बाद इसमें और एक पॉइंट आपको जानना चाहिए कि यह जब नियम बना, कब बना? इसको फाइनली नियम बनाया गया 11 नवंबर 1908 को। किसके तहत? तो हम लोगों का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय, उस टाइम अंग्रेज लोग बहुत सारे नियम लाते थे ना, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 1892 की धारा, इसमें बहुत सारे एक्ट होंगे, बहुत सारे सेक्शन होंगे, उस सेक्शन का बात कर रहे हैं तो वो था सेक्शन नंबर 5। इसके अकॉर्डिंग इस कानून को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लाया गया था। क्लियर है? उसके बाद इसमें और एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये जब ये लागू हो गया 11 नवंबर 1908 को, लागू होने के बाद इसका जो प्रकाशन है वो बंगाल गजट में किया गया था। पहले प्रकाशन बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट में सबसे पहले किया गया था। उसके बाद जब ये कानून पूरा बना, उसमें वो एक संविधान की तरह था। तो ये संविधान यहाँ के आदिवासियों की भूमि को बचाने के लिए बेसिकली था। तो ये आपका टोटल 19 अध्याय में लिखे गए, यानी कि टोटल इसमें 19 चैप्टर थे। और टोटल इसमें सेक्शन कितना है, धारा कितना है? धारा टोटल 271 है। इसमें 271 के 271 धारा हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जो भी होगा उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस टोटल देख लेंगे। क्लियर हो गया? और जो भी जानकारियाँ थी वो मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, इसके बारे में और जब हम लोग चैप्टर पूरा ख़त्म कर लेंगे तब फिर कुछ बताना होगा इसमें मैं बता दूंगा। राइट, अभी इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ये आपको याद रखना है। ये याद रखिएगा, डेट डेट सहित पूछता है। ठीक है,
पूछा भी था, इस बार जेएसएससी भी पूछा था और साथ में जेपीएससी भी पूछ लिया है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और देखेंगे इसके टोटल जो चैप्टर हैं 19, उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड के फॉर्म में बना के रखा है, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला चैप्टर जो होता है किसी भी बुक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें चैप्टर का नाम ही है प्रारंभिकी, यानी कि शुरुआत। इस शुरुआत को हम लोग जरूर से जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें 3 धाराएं है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें जो तीसरा धारा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे डेफिनेशंस, परिभाषाएं लिखे गए हैं। जो डेफिनेशन सीएनटी एक्ट में जो भी है, अगर आपको समझना है तो ये परिभाषाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो दूसरा में जो है, क्योंकि यहाँ काश्तकारों के बात की जा रही है, अब ये काश्तकार कौन है चैप्टर में आपको समझ में आएगा। तो काश्तकारों के वर्ग का यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जो 4 to 8, 4 से 8 में लिखे गए हैं। इसको आप 2-3 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उनके मालिकों के बारे में बात की गई है, सॉरी, काश्तकार। तो काश्तकार का जो अब वर्ग है, तो इस वर्ग को पढ़ेंगे ना, तो वर्ग में भूधारक आता है, रैयत आता है, खुटकटी रैयत आता है। इन सभी को जो है काश्तकारों के वर्ग में रखा गया है। तो इन सभी को अलग अलग से दिया गया है। सेक्शन 9 से 14 में दिया है भाग चैप्टर 3 का भूधारक के बारे में। रैयत के बारे में दिया है 1636 में। खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत को दिया है 37 में। ठीक है, तो खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत, बेसिकली इसके बारे में ज़्यादा चर्चा इसलिए की गई क्योंकि मुंडा उल्लंघन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था। तो मुंडाओं का पूरा ज़मीन भी इस इलाके में ज़्यादा है, तो इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा बातें की गई है। अब यहाँ रैयत का बात की जा रही थी हर जगह, तो अब रैयत कितने टाइप के हैं, है ना, उसको कैटेगराइज किया गया। कैटेगराइज करने के बाद उसका एक चैप्टर बनाया गया। ठीक है, तो अंधी भोगी रैयत, ये 38 से 42 में है। 38 से 42 में अंधी भोगी रैयत है। खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत किस में है, 37 में है। उसके बाद अध्याय 7 में जो है 4 और 6 में जो भी भूमि के बारे में बताया गया है, उससे छूट प्राप्त भूमि कितने हैं, उसको यहाँ पर 43 धारा में लिख दिया गया है। अब आते हैं अध्याय 8 में, तो यहाँ पर जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण के बारे में लिखा गया है, जो कि 44 से 51 सेक्शन में लिखा गया है। लगान के बारे में, ठीक है, लगान के उपबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। लगान के उपबंध, साधारण उपबंध 52 से 63 धारा में लिखी गई है। उसके बाद है भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए परिकीर्ण उपबंध। कुछ ऐसे उपबंध होंगे जो उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग 64 से 75 में देखेंगे। ओके, फिर रूढ़ी और संविदा, इसमें एक दो हमको ऐसे तो इसमें बहुत कम धाराएं हैं, सेक्शंस है 76 से 79 का तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप लोग को चैप्टर 12 में अधिकार अभिलेख दिया हुआ है और लगानों का निर्धारण कैसे किया जाएगा ये दिया हुआ है। तो ये वाला सेक्शन भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। भूमि संबंधी शर्तें एवं उसका रूपांतरण एवं अभिलेख, ये जो रूपांतरण है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और हमें इसके बारे में जानना चाहिए, किस तरीके से भूमि को हम लोग बदल सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर 13 में था। चैप्टर 14 में है भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। इन सब सेक्शन से तो अभी तक क्वेश्चन कम ही आया है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगा वो देख लेंगे। अध्याय 15 में अधिकार अभिलेख तथा खुटकटी अधिकार वाले रैयत ग्राम मुखिया के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ये 125 से 134 धाराओं में लिखे गए हैं। उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया, देखिए ये न्यायिक प्रक्रिया आप लोगों को जानना चाहिए, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है और आएंगे भी आगे। ठीक है,
16 का क उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक ही धारा में है, 229 का क में। हाँ, यहाँ परिसीमन होगा, है ना, परिसीमन, परिसीमा लिखा गया है, परिसीमन होगा। परिसीमन धारा सॉरी, यहाँ पर जो चैप्टर है वो 17 नंबर चैप्टर है, परिसीमन के बारे में दिया गया है। देखिए ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ, ठीक है ना, वो सभी चैप्टर भी याद रखिएगा, क्योंकि अध्याय या फिर डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन में रहता है, या फिर आपको अध्याय डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। उस अध्याय का नाम लिखिएगा, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा चैप्टर में लिखा गया है। तो ये 230 से 238 परिसीमन दिया गया है। और 18 में मुंडारी खुटकटीदारी के विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि कौन सा अध्याय में है, ये मुझे याद है। 18 अध्याय में मुंडारी खुटकटीदारी के विशेष उपबंध किए गए हैं, और ये जो धारा है, सेक्शन जो है 239 से 256 है। और अध्याय 19 में अनुपूरक उपबंध किए गए हैं, उसमें अदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि और क्या क्या हो सकते हैं जो हमारे रूल है उसके एवज में। तो ये 257 से 271 सेक्शन में लिखे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको चैप्टर और उसके सेक्शन बना के रखे हैं। इसको आप 2-3 बार देखिएगा, लिख लीजिएगा, याद रहेगा। और अगर ये चैप्टर वाइज याद हो गया तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आप पूरा संविधान याद कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, पूरा याद कर लेते हैं, तो ये याद करने में क्या है, 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। अब रिलेट करके पढ़िएगा कि किसके बाद क्या दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं और आज हम लोग 2 चैप्टर को थोड़ा सा देख लेते हैं तुरंत, है ना, फटाफट देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ बताया कि टोटल अध्याय यहाँ 19 है। तो फर्स्ट चैप्टर को हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पर मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि जो नाम रखा गया था इसका, वो रखा गया था प्रारंभिकी। ओके, प्रारंभिकी नाम रखा गया था। ये कलर शायद आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, मैं कौन सा कलर यार, हल्का येलोइश ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, प्रारंभिकी। तो इस प्रारंभिकी में 3 धाराएं हैं, मैंने बताया कि इसमें 3 धारा टोटल आता है, फर्स्ट धारा, दूसरा और तीसरा। तो पहले धारा में संक्षिप्त नाम तथा प्रसार लिखा हुआ है कि ये जो कानून है इसका क्या नाम होगा, संक्षिप्त नाम एवं प्रसार। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो आर्टिकल है उसमें क्या लिखा हुआ है, आप लोगों को पता है, हमारे इंडिया का नाम लिखा हुआ है, क्या हमारे देश का नाम होगा। ओके, उसके बाद ये दूसरा नंबर जो धारा है दोस्तों, उसको समाप्त की गई कर दी गई है, ठीक है, ये धारा के बारे में है, उसका समाप्त कर दी गई है, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब धारा 3 इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस लिखे गए हैं, बहुत सारे परिभाषाएं हैं, उसको पढ़ना है, ठीक है, समझ में आ गया बात। चैप्टर 1 में ये 3 धाराओं को हम लोगों को पढ़ना होता है, और 2 धारा को तो पढ़ना नहीं है, वो निश्चित कर दी गई है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो संक्षिप्त नाम बताया जा रहा है, ये संक्षिप्त नाम क्या है। तो इस संक्षिप्त नाम को हम लोग पढ़ते हैं क्या, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, ठीक है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 इसको बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, क्योंकि ये 11 नवंबर 1908 को लागू की गई थी। अब इसका प्रसार के बारे में भी तो जानना होगा, ये जो प्रसार लिखा है, प्रसार के बारे में भी जानना होगा। तो आप सभी को पता है कि हमारे जो झारखंड है, हमारा जो झारखंड है, ठीक है, इसमें कुल 5 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है दोस्तों, 5 है, ठीक है। तो 5 प्रमंडल, तो
इस 5 प्रमंडल में एक प्रमंडल को हम लोग छोड़ देंगे, संथाल परगना को, ठीक है। संथाल परगना को छोड़ देंगे जो कि इस दिशा में है, यहाँ पर है। ये टोटल यहाँ तक आ जाएगा। तो ये वाला छोड़ देंगे, इसमें लागू नहीं की गई है। बाद बाकी जितने सारे हैं उन सभी में लागू की गई है। जैसे आपको पता है नॉर्थ छोटा नागपुर, ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर। तीसरा हो गया साउथ छोटा नागपुर। चौथा हो गया पलामू। और पांचवा हो गया आपका कोल्हान। तो आप जब ये एक्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि कोल्हान के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। कोल्हान के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि ये तो अभी अभी करंट बना है ना, 2009 में बना है। उसके पहले तो नहीं था, उसके पहले ये साउथ छोटा नागपुर में था। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है, इस एक्ट में क्या क्या लिखा गया है, एक नॉर्थ छोटा नागपुर, एक साउथ छोटा नागपुर और एक पलामू, ये 3 प्रमंडलों की बात कही गई है। इन 3 प्रमंडलों में ये कानून लागू हुआ था उस टाइम। तो टोटल इसमें जो जिले आ जाते हैं, संथाल परगना में टोटल जिले कितने हैं? 6 हैं ना, 6 हैं। तो यहाँ पर टोटल 18 जिलों में ये लागू है। ये एक्ट टोटल 18 जिलों में लागू किया गया है। क्लियर है भैया? ये प्रसार समझ में आ गया। धारा 1 कंप्लीट हो गया आपका। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, अब आते हैं, मैं देख लेता हूँ पहले स्लाइड अलग से बना के रखा हूँ क्या? नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी धाराओं को इसने अच्छे से डेफिनेशंस को लिखा है। तो चैप्टर 1 के धारा 3 सेक्शन 3, इस सेक्शन 3 में कई सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं। उसमें जो इतने सारे इम्पोर्टेंट है 11-12, वो सभी हम लोग यहाँ पर तुरंत फटाफट देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, टेनेंसी यानी कि काश्तकार के बारे में बात कर रहा है ना, काश्तकारी। तो इस काश्तकारी को जानना जरूरी है। ये क्या काश्तकारी है भाई? ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले काश्तकार का डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। काश्तकार, ठीक है। तो काश्तकार का सीधा सीधा मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो किसान है, जो ज़मीनों में खेती बाड़ी करते हैं, उस टाइम का बात कर रहा हूँ। अभी तो ज़मीनों का उपयोग बहुत तरीके से होता है, लेकिन उस टाइम बेसिकली जो जनजाति लोग करते थे वो खेती बाड़ी करते थे। तो उसी खेती बाड़ी को लेकर यहाँ पर डेफिनेशन भी बनाया गया है। वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाने का दायी हो। तो काश्तकार में क्या क्या बोल रहा है कि जमीन का उपभोग करता हो एवं लगान चुकाने के लिए उत्तरदायी हो। ठीक है, अब ये यहाँ ये बात नहीं कर रहा है कि ये उस जमीन का मालिक है। ठीक है, ये बात बिल्कुल यहाँ पर नहीं कर रहा है कि वो उस जमीन का मालिक है। यहाँ कह रहा है कि कोई एक जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन के टुकड़े में मान लो कि मैं, ठीक है, प्रेम मालिक है, ओके, और आप सभी स्टूडेंट इस ज़मीन को लेना चाहते हैं और अपना खेतीबाड़ी करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, आपको दे दिया। मान लीजिए किसी श्रवण नाम के व्यक्ति को दे दिया, ठीक है, दे दिया। अब ये श्रवण जो है यहाँ पर खेतीबाड़ी करता है, खेती करता है,
और इस खेती करने के बदले, इस भूमि का उपयोग करने के बदले, ये जो मालिक है भूस्वामी है ना, ये जो मालिक है, ये जैसे प्रेम मैं, ठीक है, तो मुझे क्या कर रहा है, ये लगान दे रहा है। क्या दे रहा है? लगान दे रहा है, ठीक है। तो जमीन के बदले कुछ तो देगा रे भाई, तो लगान दे रहा है। तो यही लगान तो इन्हीं व्यक्तियों को, ये सरवन जैसे व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? काश्तकार कहते हैं। बहुत क्लियर कट है बात, ठीक है। अब ये काश्तकार के अंदर किन लोगों को रखा है, ये देखिए। उस टाइम बहुत सारे नाम होते थे ना, तो सबसे पहले तो यहाँ जो है भूधारक, भूधारक यानी कि हो गया भूमि को रखने वाला, भूमि को यूज करने वाला। दूसरा लिखा है यहाँ पर आपका रैयत। तो रैयत का सीधा सीधा मतलब ही वही होता है जो भूमि का उपयोग करता हो, किसान, ठीक है। और तीसरा इसमें लिखा है खुटकट्टी, ठीक है। तो खुटकट्टी हमेशा क्यों नाम अलग से आ रहा है ये मैंने बता दिया, मुंडा लोगों के लिए ये लिखा गया था। क्लियर हो गया काश्तकार क्या है, ये नाम जो रखा गया है उसके हिसाब से काश्तकारों के लिए ही पूरा पूरा यहाँ पर नियम कानून बनाए गए हैं, राइट। और ये काश्तकार बेसिकली जो है यहाँ के मुंडा, उरांव हो, ये सब जनजातियाँ जो है उन्हीं के लोग यहाँ के जंगलों को साफ करके खेत बनाए थे, और उन्हीं का अधिकार था, इसीलिए इसका नाम बेसिकली इस तरीके से रखा गया है ना। दूसरा डेफिनेशन इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, दूसरा हो जाएगा आपका काश्तकार पढ़ लिए, तो इसका भाई भूस्वामी तो कोई होगा, मालिक तो होगा, तो उसका डेफिनेशन यहाँ पर दे दिया गया है कि भूस्वामी कौन है। लैंडलॉर्ड, इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इसको लैंडलॉर्ड ही बोलते हैं। तो कहता है वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को जमीन दिया हो, सिंपल सा बात है, वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को जमीन दिया हो, राइट। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा पूरा देखिएगा। अगर आपको धीरे धीरे लग रहा है तो उसको आप फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा देखिए, आप लोगों का जो CNT एक्ट है वो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। भूस्वामी वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को जमीन दिया हो, और काश्तकार तो पहले ही मैंने बता रखा है कौन कौन आता है। उसके बाद फिर इसमें जब सारी बातें हो गई, तो अब ये भूस्वामी है ये पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पर भूस्वामी के लिए उसको उसका जो भूत रीति है वो बना दिया गया, टेन्योर बना दिया गया, ठीक है, टेन्योर्स। तो भूधारक जो है उसके लिए यहाँ पर इंग्लिश में इसको टेन्योर कहते हैं, यानी कि टाइम पीरियड बना दिया गया कि आप इतना टाइम पीरियड तक ज़मीन को रखिए, और वही आपका भूत रीति है, वही हो गया। तो यहाँ पर यानी कि भूत रीति जो है बेसिकली भूधारक जो हैं उन सभी का हित के लिए है, भूधारकों का हित, इसमें हित है, ठीक है, कि आप कितने समय तक उसको अपने पास रखेंगे, ये सारी बात। लेकिन इसमें खुटकट्टी जो ज़मीन है वो नहीं रखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें खुटकट्टीदार नहीं आती है भूत रीति में, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, नहीं आती है। पिछले बार का ही JPSC में पूछा गया है, यानी कि इस बार जो लास्ट हुआ है उसमें, ठीक है, ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है, ओके। इसमें खुटकट्टीदार नहीं आते हैं, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं, 3 डेफिनेशन मैंने बताया। नंबर 4 में हम लोग देख लेते हैं, ये सभी लोग जो है क्या कर रहा है, भूत रीति धारण कर रहे हैं। जो भी काश्तकार हैं उसके पास भूत रीति है। भूत रीति यानी कि एक प्रकार का आप कागज समझ लीजिए जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप कितने टाइम तक इस जमीन को रख सकते हैं, और
वही बताता है कि ये इस जमीन पे जो अधिकार है किसका है। ठीक है। अब ये भूधृति जो है वो कितने प्रकार के हैं ये भी बहुत जरूरी है, यानी कि जो भूमि का जो प्रकार है वो कितने टाइप का है भूधृति। तो अगर भूधृति का बात करें तो इसको बेसिकली दो भागों में बांटा है। ठीक है, दो भागों में बांटा है। एक हो गया स्थायी भूधृति और दूसरा भूधृति हो गया पुनर्ग्राह्य। आपको नाम से भी बहुत कुछ क्लियर हो जा रहा होगा। पुनर्ग्राह्य तो स्थायी भूधृति यानी कि स्थायी हो गया, वो एक ही आदमी के पास रहेगा, एक ही परिवार के पास रहेगा। ओके, यानी कि ये वंशगत हो गया, वंशगत। यानी कि जैसे कि मेरा जमीन था, मेरे बाद मेरे बेटा का होगा, उसके बाद मेरा पोता का होगा, इस तरीके से जमीन चलते जा रही है, वो एक ही परिवार में वंशगत है, पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकार उस पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पुनर्ग्राह्य में क्या मतलब हो गया? पुनर्ग्राह्य का मतलब सीधा सीधा हो गया कि भूस्वामी कोई और है। ओके, भूस्वामी कोई और है और काश्तकार कोई और है। ठीक है, यानी कि उस जमीन का उपयोग कोई और कर रहा है। तो ये जो काश्तकार हैं ये काश्तकार के परिवार में यहाँ पर क्या कंडीशन है देखिए, परिवार में नर नहीं है, यानी कि कोई भी पुरुष नहीं बचे हैं, कोई भी पुरुष इस फैमिली में, इस परिवार में नहीं है। पुरुष, नर मतलब पुरुष है ना, कोई भी यहाँ पर मेल पर्सन इस परिवार में नहीं बचा है जो उस खेत का, उस जमीन के टुकड़े का उपयोग कर सके। ठीक है, उपयोग कर सके। फीमेल कैंडिडेट बेसिकली जनजातियों में नहीं करते थे पहले, लेकिन अब तो सभी लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग काम करते हैं खेतों में, औरतें पहले भी करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मालिक कौन होगा? तो मालिक यहाँ पर चूँकि पैतृक प्रधान क्षेत्र हुआ करता था, तो इसमें कह रहा है कि नर अगर उस परिवार में नहीं है तो फिर क्या होगा, इस जमीन को लौटा दी जाएगी, इस जमीन को लौटा दी जाएगी किसको? भूस्वामी को। ठीक है, जमीन की वापसी कर दी जाएगी। ठीक है, जमीन की वापसी भूस्वामी को कर दी जाएगी। ऐसे भूधृतियों को हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्ग्राह्य भूधृति कहते हैं। क्लियर हो गया होगा सभी बातें, भूधृति। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब सभी लोग यहाँ पर जो खेत ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं? कृषि करने के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया गया है, कृषि वर्ष। ठीक है, ये कृषि वर्ष क्या है? तो बेसिकली ये क्षेत्रीय होता है। जैसे अभी के समय में आप देखेंगे तो हमारे इंडिया में जो खेती बाड़ी होती है वो अलग समय में होता है, ऑस्ट्रेलिया में अलग टाइम पे होती है, तो वो क्षेत्रीय होता है, राइट। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से डेफिनेशन है कि वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो। ठीक है, अब यहाँ पर तो अलग अलग समय में अलग अलग खेती भी होती है, कभी धान होती है, कभी गेहूँ होती है। ओके, इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को बस इतना ही जानना है कि वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो, कृषि वर्ष कहलाता है। अब वर्ष यहाँ कहने का मतलब होता है कि वो टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, अगस्त टू सितंबर या फिर जनवरी टू मार्च, जो भी है उस हिसाब से, लेकिन वो क्षेत्रीय है। हो गया।
छठा नंबर पॉइंट यहाँ पर हम लोग अलग कलर में लिख लेंगे। सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर कृषि कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसके अधिकार में ज़मीन है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वो लगान तो दे रहा है ना भूस्वामी को, जो यूज़ कर रहा है काश्तकार ज़मीन को, उसको वो लगान दे रहा है। तो लगान मतलब क्या हो गया, लगान का मतलब यहाँ हो गया कि रैयत द्वारा धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग के बदले अपनी भूस्वामी को दिया जाने वाला धन या वस्तु। तो लगान का मतलब हो गया, उस टाइम देखिए कोई भी धन या फिर वस्तु के रूप में दिया जाता था। पैसे तो हर टाइम रहा नहीं, लेकिन उस टाइम जो भी रहता था उसके एवज में जो काश्तकार है, जो भूमि का उपयोग कर रहा है, ठीक है, उसको रैयत भी बोल सकते हैं, रैयत, ये क्या करेगा, लगान देगा। किस फॉर्म में देगा, ये रहेगा आपका धन या वस्तु के रूप में। किसको देगा, तो भूस्वामी को देगा, याद रहेगा। तो लगान वह धन या वस्तु है जो कोई भी काश्तकार या रैयत भूमि की अधिभोग के लिए या फिर उपभोग के लिए लगान के फॉर्म में भूस्वामी को देता है, ठीक है। ये हो गया लगान। सातवां, सेवेंथ पॉइंट में क्या है, देखिए, चल संपत्ति किसको कहते हैं, चल संपत्ति। चल संपत्ति जो भी खड़ी फसल है, ठीक है, जो भी खड़ी फसल है, खड़ी फसल, इसको हम लोग चल संपत्ति कहते हैं, खड़ी फसल को। आठवां नंबर पॉइंट, ग्राम मुखिया को डिफाइन किया गया है। ग्राम मुखिया कौन होता है, तो इसको तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अलग अलग जनजाति में ग्राम मुखिया अलग अलग होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ कि मान लीजिए महतो है, किसी में आपका मुंडा है, कहीं पर आपका मांझी है, ठीक है। तो गाँव के ये क्या होते थे, प्रधान हुआ करते थे। इन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम मुखिया कहते हैं। यहाँ के हिसाब से किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, चाहे इसे मानकी मांझी, प्रधान या अन्य किसी नाम से भी जाना जाता हो, उसको ग्राम मुखिया कहते हैं। नहीं, देखिए ग्राम मुखिया का जो पद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था CNT एक्ट के जरिए। उसमें आप देखिएगा कि ग्राम मुखिया को भी उपायुक्त किस तरीके से बना सकता है ठीक है। उसके बाद जोत किसको बोलेंगे, जोत, तो ये वह भूमि का भाग है, वह भूमि का भाग है जिस भूमि पर जो रैयत का अधिकार है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैयत द्वारा धारित भूमि, रैयत द्वारा धारित भूखंड, ठीक है, भूखंड। यहाँ पर जो लिखा हुआ वही मैंने लिख दिया। 10 नंबर पॉइंट, कोड़कर और कोड़कर, ठीक है, कोड़कर या फिर कोरकर, ओके। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हो गया कि ऐसी बंजर या जंगल भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार की गई हो, ठीक है। समझिएगा बात को, क्या बताया कि जो भूस्वामी होता है उसको छोड़कर, भूस्वामी को छोड़कर किसी कृषक द्वारा, यानी कि खेती बाड़ी करने वाला आदमी द्वारा तैयार की गई भूमि, ठीक है, गई भूमि। अब ये भूमि कैसे तैयार करेगी, या फिर कोई बंजर भूमि होगी या फिर कोई जंगल की भूमि होगी,
लेकिन जो लैंडलॉर्ड है वो नहीं कर रहा है, कोई किसान कर रहा है इसको, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोड़कर या कोरकर। बेसिकली सदानों के द्वारा तैयार की गई भूमियों को हम लोग कोड़कर या फिर कोरकर कहते थे, राइट। अब एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए इसमें, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा इसमें डेफिनेशंस। 11 नंबर, डिक्री, ठीक है। इसको हिंदी में ऐसे भी लिखते हैं, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, डिक्री। तो डिक्री मतलब क्या होता है, सिविल न्यायालय का आदेश। अब इतने बड़े कानून को बनाया गया है, तो जो न्यायालय है उसको भी तो अधिकार दिया गया है। तो सिविल न्यायालय का, जहाँ पर इन कानून की रक्षा हो रही है, ठीक है, का आदेश को हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्री कहते हैं, आदेश। क्लियर हो गया इतना डेफिनेशन, राइट। अब क्या आप लोग चैप्टर 2 अभी पढ़ेंगे? मुझे लगता है कि अभी रहने दीजिए, ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा क्लास, नहीं तो ठीक है, इतना ही रहने दीजिए आज। अच्छा, और एक चीज़ बताना था, ये जो कोरकर था ना, कोरकर, इसका भी नाम अदर भी रखा गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया था वही मैं बताना भूल गया। जल शासन इसका और नाम रख सकते हैं, इस भूमिया को जल शासन कहते हैं, या फिर इसको अरियत भी कहते हैं, अरियत भी कहते हैं, अरियत, या फिर इसको हम लोग बाबला खनवत कहते हैं। ये बाबला खनवत किसको कहते हैं, ये पूछा गया था, बाबला खनवत, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, तो कैसा लगा आपको मेरा आज का क्लास, ये ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। मेरे वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ओके। आज का क्लास था छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, और मैंने बहुत भरकर प्रयास किया है कि आपको पूरा पूरा क्लियर समझ में आए ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आपको डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल में जाना है तो यहाँ पर जाइएगा, @अबुआ झारखंड GMT। मैं हूँ जामताड़ा से, इसलिए जामताड़ा वाले, राइट। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 आपको कैसा लगा जरूर से जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अच्छा, और एक नोटिफिकेशन था कि हमारे चैनल में जो है और एक क्लास चल रहा है जो हमारे पप्पू सर ले रहे हैं, वो है हिस्ट्री का क्लास। तो उसको भी जरूर से ज़रूर देखिए, सारे कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा वहाँ पर। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।